हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में मैं हूं हम्माद मकबूल और सी शार्प की प्लेलिस्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप सी शार्प इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अमूमन जब आप सी शार्प को लेके किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अमूमन आपसे पूछे जाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो क्वेश्चंस के जवाब आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपने भी यही जवाब देने तभी आपकी सिलेक्शन होगी। आप ये जवाब ठीक हैं, आप ये दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसी इसमें से किसी क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने नॉलेज दिया है उससे ज़्यादा अगर आपके पास नॉलेज है तो कोशिश ये करें कि आप वो भी जो है इंटरव्यू के अंदर बताएं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब में अल्फाज का चुनाव यानी कि वर्ड सिलेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप कम वर्ड्स में ज़्यादा बड़ी बात बता जाएं जो कि आपके सामने वाले बंदे को ज़्यादा इंप्रेस कर सकती है। सो चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक व्हाई सी शार्प इज़ बेटर देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि बेसिकली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है एक सी शार्प को दूसरी लैंग्वेजेस से। तो आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि बीइंग अ सी शार्प डेवलपर आपको क्यों ऐसा लगता है कि सी शार्प लैंग्वेज जो है वो बाकी लैंग्वेजेस से बेहतर है। इसमें ये चीज़ भी कवर हो जाती है कि आपने सी शार्प ही क्यों सीखने के लिए चूज़ की, आप सी शार्प के अंदर ही क्यों अपना करियर बना रहे हो। तो इससे एक इंसान का विज़न भी पता चलता है कि वो सी शार्प को कितना जानता है और ये भी पता चल जाता है कि वो सी शार्प लैंग्वेज या जिस स्टैक पे वो काम कर रहा है वो उससे लगाव कितना रखता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसका पहला जवाब ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होती है। मतलब आप किसी को भी नहीं कह सकते ये तो सबसे बेस्ट है और वो सबसे फ़ज़ूल है, नहीं यार, ऐसा नहीं है। ये बहुत कंपटीशन वाली दुनिया है आजकल आईटी की, इसके अंदर जो है सेकंड बेस्ट की भी जगह नहीं होती। इस वक्त जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो दी बेस्ट है। अब ये है कि आपको कौन सी लैंग्वेज और कौन सा इन्वायरमेंट अट्रैक्ट करता है और आप उसकी तरफ जाने लग जाते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, अब हम आगे बात कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सारी लैंग्वेजेस अच्छी। दूसरी बात ये कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसके थ्रू बहुत सी वैरायटी बना सकते हैं सिस्टम्स की। मिसाल के तौर पे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि वेब बेस्ड होती हैं, उससे हम वेब एप्लीकेशंस तो डिफरेंट किस्म की बना सकते हैं, लेकिन अगर उनसे हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी पड़ जाए, उनसे हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी पड़ जाए, उनसे हमें गेम डेवलपमेंट करनी पड़ जाए तो हम उस तरफ नहीं जा पाते, या फिर जाते भी हैं तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तो ये सी शार्प एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है बाकी तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर कि ये एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप, मैक की डेस्कटॉप ऐप या फिर विंडो की डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या फिर आपकी वेब एप्लीकेशंस और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाना जानती है। अच्छा, इसके बाद इसका सेंटेक्स जैसा जब सी शार्प लॉन्च हुई थी तब भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हर साल जो डॉट नेट की नई अपडेट आती है उसमें ये कमाल कर देते हैं और आपके मुंह से अचानक निकलता है कि वाह यार, बहुत ज़बरदस्त। मतलब सेंटेक्स इनका डे बाय डे ज़बरदस्त से ज़बरदस्त होता चला जा रहा है, बहुत आसान होता चला जा रहा है। इवन कि कुछ चीज़ों में पाइथन जिसके सेंटेक्स को बहुत आसान समझा जाता था, ये उससे भी एक कदम आगे निकल गए जो है आपको आसान और ईजी और रीडेबल चीज़ें प्रोवाइड करने में। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इसकी जो नेचर है, बाय नेचर ये जो है ये एक मैच्योर लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि इसकी 24 जो है ना 24 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज हो गई है ये। तो बेसिकली अब ये एक मैच्योर लैंग्वेज है, इट इज़ अ मैच्योर लैंग्वेज, और उसके बाद इसकी ये ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स होने की वजह से अब ये और ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रही है। पहले ये ओपन सोर्स नहीं थी तो इसको लोग कहते थे कि जनाब अली ये एक विंडो के लिए बना दी गई लैंग्वेज है, मतलब जो विंडोज़ बेस्ड आपके सिस्टम है उनके लिए है, दी बेस्ट है, बस उसके बाद जो है और ये किसी काम में नहीं आती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इससे क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी बन रही हैं वेब के ऊपर भी। अब ऐसा नहीं रहा कि आपको इसको चलाने के लिए विंडोज़ बेस्ड सर्वर ही रिक्वायर्ड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है कि अब इट इज़ अ मैच्योर लैंग्वेज, तो अब 24 साल पुरानी लैंग्वेज होने की वजह से इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्टिव सपोर्ट एंड कम्युनिटी बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब अगर आप सी शार्प पे काम कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोल्यूशन ढूंढने निकलोगे तो आपको नहीं मिलेगा। स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, बेशुमार आपको सोल्यूशन मिलेंगे। आप फेसबुक पे जाओगे, लिंक्डइन पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, इतनी कम्युनिटीज़, इतने ग्रुप्स हैं कि आप एक ही क्वेश्चन को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अभी पोस्ट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके अभी पोस्ट करने का सोच ही रहे होते हो कि पहले प्लेटफॉर्म पे आपको कमेंट्स आने लगते हैं, रिस्पॉन्स आने लगते हैं। मैंने तो खुद देखा है, मैं खुद इस चीज़ को जो है देख चुका हूँ और एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो आपको सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलती है, इवन कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। उसके बाद आ जाती है इसकी स्पीड। मतलब स्पीड में ये हर साल
अपडेट होती जा रही है। डॉटनेट 6 में जितनी स्पीड थी डॉटनेट 7 में उससे ज़्यादा स्पीड थी। डॉटनेट 8 जो अब चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर उससे भी ज़्यादा स्पीड है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि डॉटनेट 9 तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाला है। फिर इसी स्पीड की वजह से जब इस पर वेब एप्लीकेशंस बनती हैं तो उनकी स्पीड भी बहुत कमाल की होती है। फिर उसके बाद वेल डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज, अगर आप चले जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इतने कमाल के तरीके से इन्होंने उसको साफ़ सुथरा करके लिखा हुआ है। आप डॉटनेट का वर्जन सेलेक्ट करते हो, उसकी सारे के सारे लाइब्रेरीज पैकेजेस ये वो जो कुछ भी है सामने आ जाता है। आप किसी भी सिलेक्ट करते हो, पूरी डेफिनेशन, रिटर्न टाइप, एग्जाम्पल कोड, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अगर आप कोई नई क्लास कोई नया फंक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो मेरे ख्याल में एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना ही इसके लिए बहुत होता है। और इसके अलावा इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अलावा बहुत सारी वेबसाइट जो है वो अनऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी प्रोवाइड कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, W3 स्कूल बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तकरीबन इसकी जो मैन बेसिक चीज़ें हैं उसकी डिटेल वहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जिसका जवाब हमने दे दिया कि क्यों सी शार्प बेहतर है। तो ये वो तमाम रीजन थी जिसकी वजह से सी शार्प को हम एक बेहतर लैंग्वेज समझते हैं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि सी शार्प में स्ट्रिंग बनाने के दो तरीके हैं, एक है स्ट्रिंग बिल्डर और दूसरा तरीका जो है वो है आपका सिंपली स्ट्रिंग क्लास। ठीक हो गया। तो अब ये अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि आपके स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग क्लास में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सा बेहतर है। ज़रा एक ही काम को करने के लिए दो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके अगर हम जवाब दें तो स्ट्रिंग बिल्डर इज़ म्यूटेबल वेयर एज स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब है इसकी बेस पे हम बात करते हैं। वो ये है कि जब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है विच मीन्स व्हेन आई क्रिएट अ स्ट्रिंग आई कैन नॉट मॉडिफाई इट व्हेन आई ऐड अ न्यू पीस ऑफ स्ट्रिंग विद इट, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है ना। अब जैसे उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इम्यूटेबल होती है उसमें ये होता है कि आपने जब एक दफ़ा एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया तो वो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकेगा। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबल। तो बेसिकली जब आप उसके आगे नया स्ट्रिंग जोड़ते हो तो वो आप एक्चुअली उसके आगे उस क्लास का पूरा एक नया ऑब्जेक्ट जोड़ रहे होते हो। सो एक स्ट्रिंग आपने बना दिया, लेट्स से मेरा नाम हमाद है तो मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया और उसके अंदर मैंने हमाद रख दिया। अब उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग बना के उसके अंदर मैंने अपना फादर नेम मकबूल रख दिया। तो अब बेसिकली ये दोनों जो है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं इनको जब जोड़ूंगा तो उनके जोड़ने से वो कोई एक स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं हो जाएगा कि उसके अंदर दूसरा ऐड हो जाए, बल्कि वो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो वो बेसिकली आपकी हर एक स्ट्रिंग के ऊपर या फिर हर एक एडिशन जो आप उसमें कर रहे होते हो उसके ऊपर स्ट्रिंग क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के होने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन जाती है। तो इस चीज़ से आपको पता चल गया होगा कि जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, और जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो म्यूटेबल है, यानी कि उसमें आप चेंजिंग कर सकते हो। यानी कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग सेव कर लिया और अब आपको उसी के आगे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जोड़ना है तो आपको लाइक स्ट्रिंग एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप डॉट अपेंड का एक फंक्शन यूज़ करके उसी पिछले स्ट्रिंग में आप नया एडिशन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल। ओके सॉरी, म्यूटेबल का कंसेप्ट ये है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। द पॉइंट इज़, अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करके बताऊँ, अगर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग कौन सा बेहतर है? स्ट्रिंग बिल्डर बेहतर है। स्ट्रिंग बिल्डर बेहतर क्यों है? क्योंकि ये म्यूटेबल है। और जो स्ट्रिंग है वो बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि वो इम्यूटेबल है। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ म्यूटेबल, म्यूटेबल ये क्या आप एक क्रिएटेड प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, और इम्यूटेबल में क्या है कि आप क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके आगे अगला ऑब्जेक्ट जोड़ते हो। तो हर बार मॉडिफिकेशन कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, हर बार नया ऑब्जेक्ट जोड़ना आपके रिसोर्सेज को ज़्यादा खा रहा होता है, जो कि उसको नॉन एफिशिएंट बना देता है। सो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किस चीज़ की, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्टेटमेंट एंड यूजिंग डायरेक्टिव। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा है ना कि अक्सर आपने देखा होगा, और वो ये है कि जो आपका यूजिंग का कीवर्ड आप सी शार्प में अगर थोड़ा सा भी आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं तो अब आपने आगे जाके इंटरव्यू देना है और आप सी शार्प को थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो एक दफ़ा ऊपर हम लिखते हैं यूजिंग, सिक हो गया। अब वो जो ऊपर हम लिख रहे होते हैं यूजिंग सिस्टम, फिर दूसरी बार हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, लेट से हमने कोई फाइल स्ट्रीम बनानी है तो हम उसके आगे लिखते हैं यूजिंग फाइल स्ट्रीम इज़ इक्वल टू फाइल डॉट क्रिएट या समथिंग। अच्छा, इन दोनों के अंदर में से कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा डायरेक्टिव है और इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं।
यूजिंग डायरेक्टिव इज यूज टू इम्पोर्ट टाइप्स फ्रॉम अ सिंगल नेम स्पेस लाइक यूजिंग सिस्टम। तो जो ऊपर आप लगाते हो टॉप पे यूजिंग सिस्टम करके या फिर यूजिंग समथिंग एल्स, वो बेसिकली डायरेक्टिव होता है। ठीक हो गया। वो आपकी कोई टाइप्स या फिर नेम स्पेसिस के अंदर से निकाल के कोई डाटा कोई क्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए आपके प्रोग्राम के अंदर लेकर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजिंग सिस्टम करता हूँ तो ऊपर यूजिंग सिस्टम का डायरेक्टिव लगाने के बाद ही मैं नीचे कंसोल की क्लास को कॉल करता हूँ और उसके अंदर से फिर राइट लाइन का फंक्शन कॉल करता हूँ। सो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि सिस्टम में से मिलती है कंसोल, कंसोल में से मिलता है राइट लाइन का फंक्शन। तो अगर मैं ऊपर यूजिंग सिस्टम को मतलब लगाऊंगा ही नहीं तो उसके अंदर से इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं कंसोल की क्लास को। ठीक है, तो ये आपके जो है डायरेक्टिव होते हैं जो कि आप टॉप पे लगाते हैं। और उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो इसलिए होती है कि आप के कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल कर लेने के बाद उनको मेमोरी में लोड करके रखने का मकसद नहीं होता, बल्कि जब आप उनका इस्तेमाल कर चुके हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उनको डिस्पोज कर दें। ठीक है, तो वो डिस्पोज करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, यूजिंग लिखकर उसकी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके आप वो सारे के सारे रिसोर्सेज लिखते हैं और उन्हीं के आगे करली ब्रैकेट की बॉडी बना के वो तमाम काम कर लेते हैं जो बेसिकली आप इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके करना चाह रहे होते हैं। और जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली फिर वो फंक्शन जो है या फिर वो चीज़ जो है डिस्पोज हो चुकी होती है। तो अब इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, वो यही है कि जो डायरेक्टिव है वो आपके किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में डाटा को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर क्लासेस को या नेम स्पेसेस को या टाइप्स को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। जबकि जो आपका स्टेटमेंट है, यूजिंग स्टेटमेंट, वो आप प्रोग्राम के बीच में आप कहीं पे भी किसी रिसोर्स को यूज़ कर लेने के बाद उसको डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इससे आगे जाएँ तो अगर हम इससे आगे की बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्या जी, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर अवेलेबल इन सी शार्प। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स जो है अवेलेबल हैं आपकी सी शार्प में इनहेरिटेंस की। तो पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक ऊपर टॉप पे क्लास है एक बॉटम पे है, तो वो जो है बेस क्लास के अंदर से एक आगे एक इनहेरिटेंस हो रही है। फिर आपकी आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज़ थ्रू इंटरफेस। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसिस अचीविंग अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन्स ये कि एक क्लास है और उसके ऊपर बहुत सारे इंटरफेसिस आप इंप्लीमेंट कर देते हो। यानी कि आपने इंटरफेस क्लास टॉप पे बनाई एक ए, फिर दूसरी आपने इंटरफेस क्लास बी, फिर इंटरफेस क्लास सी, और आपने एक नीचे डी बनाई जो कि चाइल्ड क्लास है, और उस डी के ऊपर आपने ए बी सी सब अप्लाई कर दी ताकि वो उन तीनों के फंक्शंस को अपने अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सके। फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, अ ड्राइव क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ बेस क्लास एंड देन अनदर क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम दिस ड्राइव क्लास। यानी कि आप ये समझ लें कि दादे से पोते तक का जो सारा का सारा रिलेशन है, पहले एक दादा है, फिर उसका उसके बाद उनका एक अंकल है, उनका एक बेटा है, फिर उसके बाद उन अंकल का जो बेटा है उसका आगे एक बेटा है। तो आपकी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाती है। इसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस आ जाती है कि मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन क्लास बना ली, उसमें से आपने टीचर निकाल लिया, एक स्टूडेंट निकाल लिया, एक डॉक्टर निकाल दिया, एक एडमिन निकाल दिया, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस तमाम जो है आपके पास सी शार्प के अंदर अवेलेबल है। ओके, सो हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम बात करते हैं कि वाई एंड व्हेन वी शुड यूज़ एसिंक एंड अवेट। ये दो कीवर्ड्स हैं, अक्सर हम अपने फंक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको कब इस्तेमाल करना चाहिए अब हम इस पर फोकस करेंगे। जो एसिंक का फंक्शन है is used to show the usage of asynchronous programming। अभी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना अपने टॉपिक से हट जाऊंगा, लेकिन ये कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है वो शो करने के लिए आप किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हो। ठीक है ना, व्हेन वी यूज़ कीवर्ड async इन एनी मेथड, यानी कि किसी भी फंक्शन में जब आप इसको यूज़ करते हो, दैट मीन्स वी आर टेलिंग दिस मेथड कंटेन asynchronous कोड एंड await is used to pause the execution until the task is complete। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आप एक फंक्शन जिसके अंदर ऐसा होने वाला है कि कोई एक पर्टिकुलर टास्क है जो कि जैसे आप फंक्शन रन करोगे तो वो पर्टिकुलर टास्क जो है कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगाएगा, तो आप उस फंक्शन को पहले मार्क कर देते हो कि इसने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी है। आपने उसको मार्क कर दिया और उसके बाद वो जो पर्टिकुलर टास्क है उस फंक्शन में जिसके ऊपर काफ़ी टाइम लगने वाला है उसके पीछे आपने अवेट लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि आपका वो फंक्शन जैसे ही उस टास्क तक पहुँचता है तो उसको उठाकर ऑपरेटिंग सिस्टम के वेटिंग वाले साइकिल में डाल देता है, और जब तक वो अपना काम कंप्लीट करता है तब तक आपका प्रोग्राम वहीं पे हैंग नहीं रहता, स्टक नहीं रहता, बल्कि दूसरे काम कंप्लीट कर लेता है। और जब
वो दूसरे काम कंप्लीट करके वापस आता है तो वो आपका काम वहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है, तो वहाँ से उसको दोबारा से रिज्यूम कर लेता है आपके काम को, और इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव रहती है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका एसिंक और अवेट का। तो अब हम आगे चलें तो हम बात करें कि गार्बेज कलेक्शन सिस्टम जो है वो सी शार्प में कैसे काम करता है। तो गार्बेज सिस्टम वर्क्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच कीप चेकिंग द लाइव एंड डेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम which is running. It cleans the dead objects and make the resources available for the live object. That's it. सिंपल सा फार्मूला उसका कि अगर आपने एक प्रोग्राम सी शार्प का रन कर दिया है तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा कि वो ये चेक करता रहेगा कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हुए पहली लाइन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे जा रहे हैं, तो अब आप जिस पर्टिकुलर स्टेज पे खड़े हैं उस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते पीछे कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत अब आपको ख़त्म हो गई है लेकिन वो मेमोरी में लोडेड है। तो वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है लेकिन वो फिर भी मेमोरी में लोडेड है, उनको आपका गार्बेज कलेक्शन सिस्टम उठा के क्लीन कर देता है, उनको मार देता है, उनको वहाँ से हटा देता है, और वो ऑब्जेक्ट जो कि अभी भी लाइव है, जिनकी आगे ज़रूरत पड़नी है या इस टाइम पड़ रही है, उनको सिर्फ मेमोरी में रखता है ताकि आगे और आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी क्लीन होकर दोबारा से तैयार हो जाए। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन सी शार्प। अच्छा, जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, अ स्टैटिक मेंबर मींस दिस मेंबर बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, सो यू कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एनी इंस्टांस यूजिंग क्लास नेम डायरेक्टली। मीन्स ये कि स्टैटिक मेंबर आप उस वक्त बनाते हैं जब आप किसी मेंबर को कॉल करना चाह रहे होते हो, लाइक आपकी ये डिमांड होती है कि आप उस किसी क्लास के किसी एक मेथड को आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल कर लो, तो आप क्या करते हो उस मेथड को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो। तो उससे होता क्या है कि फिर आप उसको फिर वो डायरेक्ट क्लास के साथ लिंक हो जाता है, ना कि क्लास के इंस्टांस या फिर उसके ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है। तो फिर आप क्लास के नाम से उसको कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते कंसोल और ओबीजे इज इक्वल टू न्यू कंसोल एंड देन ओबीजे डॉट राइट न्यू लाइन। आप कभी भी ऐसा नहीं करते, आप डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन करते हो। तो बेसिकली ये फंक्शन आपका कॉल करना हो, और अगर आपने इसी किस्म का कोई फंक्शन बनाना हो जो कि क्लास के नाम के साथ आगे लिंक हो जाए, तो आपको उसको स्टैटिक रखना लाजमी होता है। अब इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है ये कि यार इंटरफेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फ़र्क होता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन बट एन इंटरफेस डज प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन। पहली बात ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम एब्स्ट्रैक्ट तो है लेकिन वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जो इंटरफेस क्लास होती है वो मुकम्मल तौर पे करती है। जैसे कि both a declaration and a definition is given in abstract class, लेकिन आप अगर यही काम इंटरफेस के अंदर करेंगे तो वो नहीं होगा। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर एक फंक्शन की खाली डिक्लेरेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका मूड बन जाता है कि यार ये वाला फंक्शन तो पूरा ही डिफाइन कर देता हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस वाला आपको डिफाइन नहीं करने देगा। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट यूजिंग एन इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है वो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो पॉसिबल नहीं रहती, लेकिन इंटरफेस के अंदर वो पॉसिबल हुआ करती है। वो आप ऊपर एक क्वेश्चन के जवाब में पहले भी देख चुके हैं। तो ये कुछ 5-6-7 इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन थे। अगर आप इंटरव्यू नहीं भी देने जा रहे हो तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की बेस पे बहुत ही काम की चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और ये क्वेश्चंस वाली जो फाइल है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूँ, तो या फिर कि कहीं ब्लॉग वगैरह पे शेयर करके मैं आपके साथ उसका लिंक दे दूँ। तो अभी चलें हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।